हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का ये जो वीडियो होने वाला है अपना रेशो का क्लास 3 होने वाला है। इससे पहले हमने रेशो का क्लास 1 क्लास 2 कर लिया था और उसमें हमने बेसिक किया था। सबसे पहले जो क्लास 1 था, क्लास 2 में उसमें भी मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया था जो कि क्लास 1 से रह गया था। और फिर मैंने 10 क्वेश्चन भी कराए थे। आज जो मैंने अभी तक, देखो, जितना जो स्टार्टिंग का बेसिक जो आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए रेशो में, और लगभग अच्छा खासा मैंने बेसिक आपको इतना बेसिक तो दे दिया कि अब आगे के 30-40 सवाल करने में आपको बेसिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से मैंने अरेंज किया है सवालों को। जितना मैंने अभी बेसिक पढ़ाया, 8-10 कंसेप्ट समझाया, अब उस 8-10 कंसेप्ट पे एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर अगला हम नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उन पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक पैटर्न होने वाला है पूरे चैप्टर को पढ़ने वाला। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए, इन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। देखो हमारा क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है आज का। आज ये क्लास 3 है रेशो का। इससे पहले हम 1 2 कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उसको पहले देख लो, तभी आप कर पाओगे। और अगर आपको रेशो के जो बेसिक्स क्लियर हैं फिर तो आप इस वीडियो में डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है आज का। इफ़ एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब रेशो एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ये रेशो दे रखा है 3:1। तो मुझे इसके और इसके बीच का रेशो फाइंड करना है। ठीक है, मुझे इसके और इसके बीच का और इसके बीच का रेशो दे रखा है 5:6। तो मुझे 2x रेशो 3y मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या फाइंड करनी है। मुझे 2x रेशो 3y मुझे फाइंड करनी है। और इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करने के लिए x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और x और y की वैल्यू मुझे मिलेगी कहाँ, इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके। एक तरीके से इक्वेशन ही तो है ये। अब देखो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब रेशो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये कुछ और नहीं, ये एक फ्रैक्शन की तरह मैं लिख सकता हूँ। एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पर ना अलजेब्रा घुसा रखा है इस क्वेश्चन में। देखो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस में वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। तो कुल मिला के जो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब है उसकी वैल्यू ये है। इसका मतलब अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह लिखूँ तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ये इस वाले टर्म को हटा देगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे केवल एक्स प्लस वाई तो बचेगा और नीचे कुछ नहीं बचेगा, नीचे 1 बचेगा। इसका मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू आई कितनी मेरे पास यहाँ पे। और ये जो रेशो दे रखा है 3:1 के बराबर दे रखा है, इसका मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 3 आई है। ये भी एक तरीके से अलजेब्रा का ही फॉर्मूला है। भाई एक्स स्क्वायर, मैं सारा लिख रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट भी कर पाओ। हालांकि मुझे पता है आपको पता है, लेकिन एक बार लिखने में क्या समझ आता है। हम पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं एक तरीके से, एक एक बैच की तरह हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे रिवीजन नहीं चल रहा, रिवीजन इसके बाद में करवाऊंगा, लेकिन एक फुल तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट बैच की तरह। तो मैं यहाँ पे आपको हर चीज़ बताऊंगा कनेक्ट करके। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस में वाई इंटू में एक्स माइनस वाई। और उसका रेशो लिया मैंने एक्स प्लस वाई, इसका मतलब ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो नीचे वाले से एक्स प्लस वाई काट देगा तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी बच जाएगी, 5:6। 5:6 का मतलब 5/6। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों का यहाँ पे फ्रैक्शन लूँ तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू आई कितनी मेरे पास यहाँ पे, 5/6। तो x प्लस वाई की वैल्यू 3 आई है, x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे 5/6 आई है। रेशो लेने की जरूरत है नहीं इन दोनों की, हम ऐसे भी कर सकते हैं। मुझे तो x और y की वैल्यू चाहिए। अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब मैंने शायद इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, अगर आपके पास कभी भी ऐसे कंडीशन आ जाए x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है, सपोज यहाँ पे यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं 3, और x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 5/6, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को आप प्लस करो फिर उसका हाफ कर दो। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ से मुझे 6 हटाना है, तो मैं दोनों ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं 6 हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 से कट जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो अब मैं ईजिली एक्स की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, दोनों को प्लस कर दो फिर उसका हाफ कर दो, 18 5 23, 23 का हाफ 2 हो जाएगा यहाँ पे नीचे। वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, वाई वाई माइनस करते हैं, क्योंकि y के आगे एक में माइनस है तो माइनस करेंगे। 18 5, 18 और 5 का डिफरेंस क्या होता है बताओ, 13 होता है। और 13 को मैं हाफ करूँगा तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई y की वैल्यू। मुझे फाइंड करना है 2x रेशो 3y। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 23/2। और इसका रेशो लेना है मुझे 3y, 3, और y की वैल्यू कितनी है 13/2। देखो 2 से 2 तो कट जाएगा, 23 2 जा
46 और 13 थ्री 39, तो 46:39 ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। भले ही इसमें मैंने 3 मिनट लिया, लेकिन आपको जो यहाँ पे समझ में आया ना, वो अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप एग्ज़ाम में इतना समय नहीं लगाने वाले। आप तो एग्ज़ाम में पूरा अलजेब्रा चैप्टर भी पढ़ के जाओगे, तो ये वाला चीज़ आपको देखते तुरंत हिट कर देगा, ये वाला फॉर्मूला, और तुरंत आप यहाँ से काट दोगे। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगी, यहाँ से 3, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5.6, ऊपर नीचे आप 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये लाने के लिए 18 और 5, और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल के ईजिली निकाल लोगे। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये कुछ ऐसे स्टेप्स है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते अगर शॉर्टकट भी आप यहाँ पे अपनाओ। एक्स और वाई की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी पड़ेगी, तो पूरा इसको यहाँ पे इतना तक सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ की वैल्यू लिखी है, सारे फॉर्मूले लिखे हैं, इसलिए टाइम लगा, 6 मिनट लगा, 4 मिनट लगा, 5 मिनट। लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे तो वही मैक्सिमम आपको 30 से 40 सेकंड लगेगा पूरा जल्दी जल्दी करने में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। A/B दे रखा है 2/3 एंड C/B दे रखा है 5/6। तो मुझे A/B/C की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। देखो ऐसे सवालों को ना मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका तो मैं आपको बताऊंगा एकदम बेसिक से, और दूसरा तरीका बताऊंगा एकदम ऑप्शन से, एकदम टॉप नॉच तरीका, जिसको आपको एग्जाम में अप्लाई करके सेकंड वाले तरीके से आपको एग्जाम में करना है। देखो मुझे A/B/C फाइंड करना है, A/B/C फाइंड करना है। मुझे क्वेश्चन में दे क्या रखा है, A/B दे रखा है मुझे 2/3, A/B मुझे दे रखा है 2/3, और मुझे C/B दे रखा है, C/B, इसको उल्टा करूँगा B/C, इसका मतलब 6/5 दे रखा है B/C। तो यहाँ पे 6/5 आ जाएगा अपना B/C, है ना। तो मुझे A/B यहाँ पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे B की वैल्यू 3 दे रखी है, यहाँ पे B की वैल्यू 6 दे रखी है। अगर मैं यहाँ पे B की वैल्यू सेम बना दूँ तो मेरा फॉर्मूला कनेक्ट हो जाएगा, पूरा रेशो कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 ये 4 हो गया। अब यहाँ से ये 2 3 ये 6। अब जब यहाँ पे ये 6 हो गया ना, तो एक्चुअली ये दोनों जुड़ गए, दोनों का ब्लूटूथ यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ठीक है, कनेक्टेड सक्सेसफुली। जब ये 6 बन गया 2 की मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ पे 6 हो गया। इसका मतलब अगर ये यहाँ पे 6 है तो ये 6 का रिलेशन 5 है। अगर यहाँ से C का देखें तो यहाँ पे 5 क्या, C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो 4:6:5 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो रहा अपना बेसिक तरीका। ऑप्शन से देखो आप कैसे फाइंड करोगे। देखो ऑप्शन से ये फाइंड करोगे, A/B मुझे दे रखा है और A/B/C मुझे फाइंड करना है। तो आप A/B ऑप्शन में चेक कर लो, 2/3 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो इन दोनों का अगर मैं सिंपलेस्ट करूँ तो 2/3 आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्या इनका भी सिंपलेस्ट आ रहा है यही भाई, 2 से तो जाएगा ही नहीं 9। अगर मैं ऐसे करूँ 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ पर भी 2/3 आ रहा है। तो अब मैं आगे चेक ही नहीं करूँगा, दो ऑप्शन में अगर 2/3 आ गया तो फंस गया मैं। तो फिर मैं दूसरा वाला तरीका देखता हूँ, C/B में क्या रिलेशन दे रखा है, या फिर B/C में क्या दे रखा है। B/C कर लो इसे, 6/5 दे रखा है। 6/5 यहाँ पर तो नहीं है 6/5, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर दे रखा है 6/5, तो ये वाला सही हो जाएगा। और कहीं भी नहीं दे रखा 6/5, देखो कहीं भी नहीं दे रखा। ये 3 5 जा 15, और ये 3 6 जा 18, ये 5/6 है। जबकि B/C 6/5 दे रखा है सवाल में, और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब B/C 6/5 आने चाहिए, ये 5/6 है, ये भी नहीं है। और ये तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3/4 है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी इस तरीके से चेक कर सकते हो, उनके बीच का जो रेशो है वो ऑप्शन में एक बार अप्लाई करके देखो। जैसे अगला क्वेश्चन है, इसको आप सेकंड वाले मेथड से बनाओ। A/B दे रखा अपना 2/5, C/B दे रखा है मुझे 3/4, मुझे A/B/C फाइंड करना है। भाई A/B क्या होगा, 2/5, हर जगह वही अप्लाई होगा। अगर मैं A/B और C/B दोनों पे अप्लाई करके अपना ऑपरेशन A/B/C फाइंड करूँ, तब भी A/B का जो रेशो होगा A और B का, वो 2/5 ही होगा। ठीक है, इसका मतलब मेरे सवाल में भी 2/5 ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये होती है A की वैल्यू, ये भी होती है B की वैल्यू, ये होती है C की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/5 आ रहा है। क्या यहाँ पर भी आ रहा है 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, चारों ऑप्शन में 2/5 है। तो मैं अब B/C को फाइंड करूँगा। B/C यहाँ पे क्या आएगा, उल्टा कर दो इसे, C/B दे रखा है तो B/C क्या होगा 4/3। इसका मतलब मेरा जो अगला होना चाहिए, जो B/C हो, उसमें 4/3 का रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे तो 4/3 आ ही नहीं रहा, ये तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया। देखो यहाँ पर भी 5/3 आ रहा है, 4/3 आना चाहिए, यहाँ पर 4/3 आना चाहिए, केवल इसी में है। अब इसी में देखो 5 से कट रहा है, देखो यहाँ पर 5 से कट सकता है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 3/4 आ रहा है, मुझे 4/3 चाहिए, तो गलत हो गया। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4/3 केवल ऑप्शन बी में आ रहा है, और 2/5 तो पहली मैच हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल
सही हो जाएगा। तो बिना सॉल्व किए, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लगभग 1.5 मिनट लग गया, 1 मिनट लग गया, लेकिन जब आप खुद करोगे ना तो आपको डेफिनेटली 25-30 सेकेंड लगेगा इसको सॉल्व करना। और यहाँ पे तो सारे जो सवाल के डाटा है सब में 2:2:2:2:5 है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है ना कि पहला ही ऑप्शन या फिर दूसरा ही ऑप्शन या फिर सब में 2:2:5 होता ही नहीं है। पहले जब आप A/B फाइंड करोगे तभी आपको आंसर मिल जाता है। तो इस बार भी इस तरह का भी कई बार केस आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो ये सवाल भी वैसी है भाई, P/Q मुझे 3/5 दे रखा है, P/R मुझे 2/3 दे रखा है। बेसिक तरीका तो वही है, आप सबसे पहले तीनों के बीच का रेशो निकालो, P/Q/R, और फिर उनके बीच ये 3 3 4 4 और 3 की मल्टीप्लाई करके रेशो, मतलब पूरा डायरेक्ट निकालो एक छोटे बच्चे की तरह, जो हम 8वीं में करते थे। लेकिन अभी SSC की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। आप 50 लाख बच्चों से कंपटीशन कर रहे हो, ठीक है, 50 लाख में कई बार IIT मिलेंगे, IIT वाले मिलेंगे, UPSC वाले भी ट्राई कर रहे होते हैं, उनसे आपको लड़ना है, तो डेफिनेटली दिमाग तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे P/Q की वैल्यू 3/5 है, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली 3/5 नहीं फाइंड करोगे। यहाँ पे P के ऊपर एक तरीके से यहाँ पे ये 3 से उसको निखारा भी गया है, यहाँ पे Q की 4 से मल्टीप्लाई करके उसको मॉडिफाई किया गया है। इसका मतलब P/Q क्या था मेरे पास, 3/5 है, लेकिन मुझे 3P और 4Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि मैं मन में करूँगा। तो यहाँ पे कितना है, 9 और 9/20 मेरे ऑप्शन में मिलना चाहिए। क्या मेरे ऑप्शन में, मतलब मैं 3P और 4Q का रेशो पहले फाइंड कर लूँ, जो अगर ये मैच करेगा, डेफिनेटली मैच करना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा रेशो फाइंड करना है। तो क्यों ना मैं एक को ही यहाँ पे पहले फाइंड कर लूँ। अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ 9/20, क्या, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बिल्कुल डेफिनेटली ईजी तरीके से समझा रहा हूँ। देखो एक बार मैं और समझाता हूँ। P/Q मुझे दे रखा है 3/5, P/R मुझे दे रखा है 2/3, लेकिन मुझे यहाँ पे P/Q/R नहीं बताना। अगर ये P/Q मुझे बताना होता डायरेक्टली, बिना 3 और 4 और 3 के मल्टीप्लाई किए देता बिना, तो मैं यहाँ पे P/Q एज इट इज़ फाइंड कर लेता कि 3/5 आना चाहिए। अगले स्टार्टिंग के दो वैल्यूज़ में 3/5 आना चाहिए अगर मैं सिंपल करूँ तो। लेकिन यहाँ मुझे 3P और 4Q के बीच में रिलेशन चाहिए। तो जो 3 की वैल्यू है और जो Q की वैल्यू है, उसकी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3P की वैल्यू आ जाएगी, और इसकी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4Q की वैल्यू मिल जाएगी। और आया मेरे पास क्या, 9/20। तो मेरे अब ऑप्शन में जोन सा भी ऑप्शन मेरे 9/20 को, जो कि पहले के दो नंबर है, सेटिस्फाई करेंगे, तो वो वाला ऑप्शन प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, मेरा वही वाला ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट होगा। और अगर एक ही ऑप्शन मैच करेगा तो डेफिनेटली वही सही होगा। 9/20 अगर मैं चेक करूँ, देखो अगर ये 4 से भी कटता है, 4 3 12, 4 2 8, यहाँ तो 3/2 आ रहा है, लेकिन मुझे 9/20 चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। इसमें देखो 2/1 आ रहा है, 5 2 10, 5 तो ये तो गलत हो गया। ये तो 9/5 है, अपने आप में सिंप्लीफाइड है, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। ये देखो 2 से कट रहे हैं, 2 9 18, 2 20 40, तो 9/20 आ रहा है, और 9/20 ही मुझे चाहिए स्टार्टिंग के दो वाले में, जो कि 3P/4Q का वैल्यू बताएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही ऑप्शन से निपटा दो रेसो। यही चीज़ आपको सीखना है एक्चुअली, ये कला है, कला अपने आप अंदर डेवलप करो। ठीक है, आओ अगले सवाल पे चलते हैं। बेसिक तरीका तो मैंने बता दिया, जो क्वेश्चन 2 में समझाया था, इस तरीके से ही आपको करना होता है। पहले आप पूरा रेशो फाइंड कर लो, फिर उसकी 3 से 4 से, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 3P 3 4, मतलब जो भी था 3P 4Q, और क्या था यहाँ पे 3P 4Q 3R आपका आ जाएगा, फिर वो डायरेक्टली ऑप्शन आएगा आंसर। फिर अब देखो ये सवाल में, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे क्या कह रहा है, 5x+2y रेशो 10x+3y की रेशो दे रखा है, इक्वल दे रखा है 5:9। तो मुझे इस चीज़ की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे तो एडिशन दे रखा है ना, मुझे यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा रेशो नहीं, तो मुझे यहाँ पे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर भी पूरा सॉल्व करने के बीच में ना आप एक दो स्टेप गैप कर सकते हो। कैसे गैप कर सकते हो, देखो बता रहा हूँ। यहाँ पे 5x प्लस में 2y अपॉन में, रेशो का मतलब अपॉन में लिख सकता हूँ, 10x प्लस में 3y की वैल्यू दे रखी है 5/9। तो यहाँ से मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो देखो अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँ, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँ, तो आ जाएंगे आमने सामने। तो यहीं पे डायरेक्ट डिफरेंस लो, 9 की अगर मैं पहले 5 से मल्टीप्लाई करूँ 5x से, तो कितना आएगा 45x आएगा। और अगर मैं इस 10x की 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 50x आएगा। तो मुझे तो x वालों को एक तरफ लेके जाना होता है ना, तो इसका मतलब अगर ये 45 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 5x, इसका मतलब राइट साइड में कितना बचेगा 5x बचेगा। अब ये 9 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 2 18y, 18y हुआ, और 18y हुआ,
और ये 5, अब ये जो 3y है अगर ये जाएगा मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 थ्री 15y, तो 15y तो मेरा राइट साइड में आएगा 15y। अब जब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना मेरे पास, 3y बचेगा। तो 3y इज इक्वल टू 5x। यही वो स्टेप है ना जो आप मन में कर सकते हो, आपको डेफिनेटली कुछ और नहीं करना। 9 की पहले 5x से मल्टीप्लाई करनी है, फिर 5 की 10x से मल्टीप्लाई करनी है, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 5x, उसको बराबर कर देना, इन टू जो 18y और 5 थ्री जो 15y, इन दोनों का डिफरेंस 18y और 15y का डिफरेंस 3y, उसको बराबर कर देना 5x के। यहाँ से मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x को अगर मैं ये या फिर y को नीचे ले आओ तो 5 ऊपर ही रहेगा, 5 आ जाएगा। देखो ऐसे समझ लिया करो, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 3 आई है, और y की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है। तो मुझे x और y की वैल्यू मिल गई, तो अब मैं यहाँ पे पुट करके रख सकता हूँ। भाई x की वैल्यू 3 आई है तो x स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, y की वैल्यू 5 आई है तो y स्क्वायर की वैल्यू 25 होगा, यहाँ पर भी 9 और 25 कर लो। अब देखो 9 टू 18, 18 और 25 दिया 75, कितना होगा यहाँ पे बताओ 80, और 8 5 13 मतलब 93, और रेशो मुझे बताना है 9 4 जो 36, और यहाँ पे 25 में 225। अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ 220 में 30 प्लस कर दूँ तो 250, 6 5 11 मतलब 261। कट रहे हैं किसी से? कट तो रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, 3 3 9, 3 1 3, तो 31 वाला एक ही दिख गया, ऑप्शन नंबर ए ही से हो जाएगा, क्योंकि 31 वाले और कोई है ही नहीं मेरे रेशो में। ठीक है, तो 31 रेशो ये चला जाएगा, 3 8 जो 24, 3 7 जो 21, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। अगले सवाल पे चलते हैं। इफ़ एल रेशो एम इज इक्वल टू 2 रेशो 7, एम रेशो एन इज इक्वल टू 3 रेशो 4, एंड एन रेशो के इज इक्वल टू 14 रेशो 5, तो मुझे एल रेशो एम रेशो एन रेशो के बताना है। इस सवाल को हम ऑप्शन तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ऑप्शन वाले तरीके से। एल रेशो एम होना कितना चाहिए 2 रेशो 7, तो मैं अपने ऑप्शन में फाइंड करूंगा 2 रेशो 7 आ रहा है, देखो सब में आ रहा है, 3 2 जो 6, 3 7 जो 21, केवल इस वाले को छोड़ के, तो ये वाला ऑप्शन तो अपना एलिमिनेट हो गया। अब अगर ये एल रेशो एम सब में अप्लाई हो रहा है तो मैं एम रेशो एन की बात करूंगा। फिर एम रेशो एन में कितना दे रखा है 3 रेशो 4, 3 रेशो 4 आने चाहिए। देखो 7 3 जो 21, 7 4 जो 28, पहले वाले में तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये सी वाला तो एज इट इज़ गलत हो गया। अब ये नहीं कर रहा, 7 बन जाए 7, 7 3 जो 21, या तो 3 रेशो 1 आ रहा है एम और एन के बीच में, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे फॉलो ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे 7 3 जो 21, यहाँ पे 7 2 जो 14, यहाँ पे 3 रेशो 2 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए, एम रेशो एन कितना दे रखा है, एम रेशो एन दे रखा है 3 रेशो 4, 3 रेशो 4 केवल एक ही में, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना सेकेंड लगा, मैं समझा रहा हूँ तब आपको 30 40 सेकेंड लग रहा है, तो आप समझो जब आप खुद करोगे ये समझ के तो आपको डेफिनेटली 10 से 15 सेकेंड लगने वाला है। बस आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत और होनी चाहिए, ये पहली बार आप कर रहे हो। इसकी पीडीएफ में मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना विद एनोटेशंस। तो एक बार और प्रैक्टिस कर लेना इन सभी की क्वेश्चन की, अगर आप ये कर लोगे ना तो मैं डेफिनेटली आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाओ और पेपर देने जाओ, बस पीवाईक्यू की बुक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे डेफिनेटली पूरा पीवाईक्यूज़ खोल के आपके सामने रखा हूँ, सब मैं बुक से छाट के लेकर आया हूँ, और ये सारे क्वेश्चंस आपको बुक में देखने को मिल जाएगी, तो बुक में आपको झांकने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतनी भी इच्छा है कि और मुझे चाहिए और चाहिए, तो आप मॉक टेस्ट वगैरह खरीद लो, वहाँ पे आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, और भी चाहिए तो यूट्यूब पर हम सीरीज़ वगैरह चलाते रहते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट लेकर आते हैं, और इवन जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर के, हम 200 250 क्वेश्चंस करवा ही रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप उनको भी कर सकते हो, है ना। बाकी मुझे नहीं लगता आप बुक आपको ज़रूरत पड़ेगी। खैर क्या ही करोगे, बुक खरीद के, बुक खरीदोगे वो ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है, 99% बच्चा केवल उसके ऊपर का डेली हर दूसरे तीसरे महीने गर्दा साफ करते हैं बस। वो नई की नई बुक सिलेक्शन हो जाता है तब भी वो बुक नई की नहीं रहती है, क्योंकि वो बुक वो छूता ही नहीं है, बुक से पढ़ने का मन ही नहीं करता, वीडियोस देख के और मॉक टेस्ट लगा के पास हो जाता है। खैर तब भी बुक अपनी जगह बुक ही है। ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:5, बुक का काम हम पे छोड़ दो तुम, ठीक है। ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:5 है, बी रेशो सी 4:7 है, एंड सी रेशो डी 9:14 है, और मुझे बताना है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। यहाँ पर भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ अपना बेसिक तरीका, भाई ए रेशो बी होना चाहिए 2:5, 2:5 है ना, 2:5 होना चाहिए। देखो 36 दूनी 72, 36 पंजे 180, तो ये 2:5 यहाँ पर भी अप्लाई होगा, और ये 36 से कम 36, 36 पंजे 105, 180, तो यहाँ तो अप्लाई नहीं हो रहा, 2:5 नहीं हो रहा, यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होगा, यहाँ 44 दे दिया है तो यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होगा।
भाई 2:5 चाहिए ना ए रेशो बी के बीच में, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 2:5, केवल दो ही ऑप्शन में है। अब मैं बी रेशो सी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बी रेशो सी भी फाइंड करना है, तो दूसरे और तीसरे में देखूंगा बी रेशो सी जो होना चाहिए वो 4:7 होना चाहिए। 4:7। अगर मैं इसको 4:7 अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना है तो किससे डिवाइड करूँ? देखो 45 चौका होता है 180। तो अगर अगर मैं इसकी फाइंड करूँ तो 45 से जाएगा ये 4 बार में। क्या ये जा रहा है 45 से? बताओ। 45 से जा रहा है ये। 45, देखो 45 में छुपा होता है 9 × 5। इसका मतलब ये जो 245 है 9 से भी कटना चाहिए, लेकिन 9 से कट ही नहीं रहा। 5 4 9। जो डिजिटल सम है इसका तो 2 आ रहा है। देखो डिजिटल सम हम कैसे पता करता है? अगर कोई भी जो नंबर है वो अगर वो 9 का मल्टीपल होगा ना, तो उसका जो डिजिट का सम होगा वो 9 से कटना चाहिए। अब यहाँ पे मैं 45 से दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 45 से ही अपना यहाँ पे 4 आएगा। 180 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 45 चौका 180, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 आना चाहिए। लेकिन मैं इसको जब 45 से डिवाइड करने गया तो ये तो कट ही नहीं रहा, क्योंकि 45 से डिवाइड होने का मतलब वो 45 का मल्टीपल है। 45 के मल्टीपल में 9 छुपा होता है 5 से। ये 5 से तो जा रहा है लेकिन 9 से जा ही नहीं रहा, तो ये पूरा डिवाइड होगा ही नहीं 45 से, तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया। अब ये 45 से हो जाएगा, देखो कितने बार में जाएगा? 45 सत्ते ही कर लो, 45 सत्ते, 7 4 × 20 है 280, और 7 5 × 35 315। देखो 315 आ रहा है, और 45 चौका 180 तो पहले ही चला गया था अपना, 4:7 आ रहा है। और ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल मिल गया मेरे को, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे मुझे जो पड़ा ही नहीं सी रेशो डी 9:14 फाइंड करने की, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नहीं आया समझ में तो वीडियो को पीछे करके देखो। यही वो तरीका है जो आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप कुछ रैंक वगैरह लेकर आ पाओगे, वरना दूसरा तरीका जो आप वो सिंपल तरीका ढूंढ रहे हो ना, वो एक एक करके पहले पूरा पूरा रेशो निकालो, वो अब छोड़ दो। दिमाग को थोड़ा सा प्रेशर देना स्टार्ट कर दो। आप 50 लाख बच्चों से कॉम्पिटिट करने वाले हो। 50 लाख में अगर मैं मान के भी चलूँ, चलो ठीक है 40 लाख बच्चे वहाँ पे नहीं होंगे सीरियस। 90% जो बच्चे सीरियस नहीं होते, लेकिन 10% तो सीरियस होते हैं। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। यार एक तो ये मक्खी है ना, बार बार। क्वेश्चन नंबर 8 देखो हमारे यहाँ। A/B = 3:5, B/C 7:8 है। मुझे फाइंड करना है 2A/3D। देखो एक बात आपको यहाँ पे एक तरीके से नया कॉन्सेप्ट है, ये नया वो है कि आपको कैसे फाइंड करना पड़ेगा। देखो A/D पूछ रखा है इस बार, A/D यहाँ पर मैं कैसे, अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन थे यहाँ पर मैं ऐसे ही फाइंड कर लेता था। A/B/C/D मुझे पूछ रखा है तो मुझे डायरेक्टली A/B का रिलेशन दिया रहता था। A/B डायरेक्टली मुझे दे रखा है 2:5, तो यहाँ पे दिया रहता था। यार एक सेकेंड रुको यार, इसको मैं ठिकाने लगाऊं पहले। तो यहाँ पे A/B मुझे दिया रहता था 2:5, यहाँ पे B/C मुझे दिया रहता था 4:7। यहाँ पे मतलब B और C का मुझे बीच का रिलेशन दे रखा है 4:7, तब मैं जाके B/C को कंपेयर करता था। लेकिन यहाँ पे A और D के रिलेशन पूछ रखा है, A और D का क्या रेशो है, लेकिन मुझे A और D का कहीं भी डायरेक्ट जो रेशो है वो दे ही नहीं रखा। तो मुझे सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। और जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरीके से रिलेशन दिख जाए ना, ए का बी के साथ दे रखा है, फिर बी का अगले वाले सी के साथ दे रखा है, फिर सी का अगले वाले डी के साथ दे रखा है, तो आप हमेशा ये वाला तरीका अपनाओगे। A/B, फिर B/C और C/D, क्योंकि आपको लास्ट वाला पूछ रखा है, पहले वाले से A/D पूछ रखा है। तो आपके जो बी वाले हैं बी से कट जाएगा, सी वाला सी से कट जाएगा। एक्चुअली ये रेशो कुछ और नहीं होता, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन ही तो होता है। मैंने क्लास 1 में भी समझाया था इस तरीके का क्वेश्चन, और मैंने वहाँ पर भी बताया था कि आपको आगे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। भाई A/B मतलब A/B, और यहाँ पे B/C मतलब B/C, और यहाँ पे C/D मतलब C/D। तो ये देखो C से C कट गया, B से B कट गया, तो A/D कितना आ गया मेरे पास? A/D आ गया मेरे पास, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे कट के। अब जैसे A/B कितना दे रखा था? 3:5 दे रखा है। B/C मुझे कितना दे रखा है? 7:8 दे रखा है। और यहाँ पे C/D कितना दे रखा है? 2:3। तो 3 से ये 3 कट गया। जो भी ये आमने सामने वाले होते हो, अपोजिट दोनों अलग अलग लाइन में होते हैं ना, वही कटते हैं। ऐसे सामने सामने वाले नहीं कट जाते, एक ही लाइन वाले नहीं कट सकते। तो जैसे ये 2 है, इसके दूसरे वाले लाइन में ये 8 है, तो 2 से 4 बार में चल जाएगा। तो जो भी अब आएगा वो मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा। 1 की 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 आ जाएगा। 5 4 20, तो ये 20 आ गया। तो ये मुझे मिल गया A/D मिल गया।
अब मुझे फाइंड करना है 2a/3d। तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी ऐसे कर दो, 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2 से ये चल जाएगा 10 बार में, तो 7/30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। देखो a/d मेरे को क्या मिला था, कितना मिला था यहाँ पे, 7/20 मिला था ना। मुझे फाइंड करना था 2a और 3d। तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 14/60 आया। वहाँ पे मैंने डायरेक्ट काट दिया ना। अब फिर से 200 डिवाइड कर दो दोनों को, 200 कट जाएंगे, दोनों 2 से कट जाएंगे, तो 2 7 जब 14, 2 30 जब 60, 7/30 आ गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। आपको इसी तरीके से करना है जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ a इज इक्वल टू 3b, 4b इज इक्वल टू 5c एंड 6c इज इक्वल टू 7d, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d प्लस ए अपॉन डी माइनस ए। है ना, यहाँ पर भी मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा डी को, और डी को कनेक्ट कर। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये एक तरीके से रेशो ही है, ये सारे रेशो, रेशो देखिए रेशो पूछ रखा है। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए डी की और ए की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, और डी और ए की वैल्यू यहीं से मुझे पता चलेगी। और कैसे पता चलेगी, देखो ये कुछ नहीं है, ये जब मैं यहाँ पे इसके नीचे लेकर आऊँगा a अपॉन बी होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 3 होगा, तो 3/1 हो जाएगा। यहाँ पे b अपॉन सी कितना आएगा, जब मैं इस c को नीचे ले आऊँगा तो ये 5/4 हो जाएगा। और अगर मैं इस d को c के नीचे लेकर आऊँगा तो यहाँ पे c अपॉन डी हो जाएगा कितना, 7/6। तो ये कुछ नहीं है, a का b के साथ दे रखा है, b का c के साथ दे रखा है, c का d के साथ दे रखा है। तो जब भी इस तरीके से सवाल आए, ये आपको यही पहचान लेना चाहिए था, a का b के साथ दे रखा है, b का c के साथ दे रखा है, c का d के साथ दे रखा है। तो जब भी आपको इस तरीके से रिलेशन बताया, तो अभी मैंने पिछले वाले 8वें वाले क्वेश्चन में बताया था, आपको इस तरीके से करना है a/b, b/c और c/d। a/b कितना दे रखा है मुझे, 3/1, तो यहाँ पे 3/1 एज इट इज़ आ जाएगा। b/c मुझे कितना दे रखा है, 5/4, तो 5/4 एज इट इज़ आ जाएगा। c/d कितना दे रखा है, 7/6, तो 7/6 मेरा एज इट आ जाएगा। अब मुझे तो डी और ए के बीच में फाइंड करना है, तो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो जो भी आएगा अब अपना a/d आएगा। इधर कुछ कट रहा है, 3 से कट रहा है 2 बार में, 3 2 6, तो एज इट इज़ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, अब कुछ नहीं कट रहा है, 7 5 35, 4 2 8। तो यहाँ पे 35/8 मुझे मिल गया a/d की वैल्यू। मुझे क्या फाइंड करना है, d प्लस ए अपॉन डी माइनस ए। डी की वैल्यू कितनी है, 8 है। 8 में अगर मैं 35 प्लस करूँ तो कितना आएगा अपना, 43। और नीचे मुझे d माइनस ए करना है, d मतलब 8। 8 में से अगर मैं 35 माइनस करूँगा तो माइनस का 27 आएगा, तो माइनस का 27, तो 43/27, वो भी माइनस का। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। देखो ये वही वाला सवाल है जो मैंने आपको बेसिक में भी बताया था, या तो वही वाला सवाल है या फिर इसका डाटा चेंज है, मुझे डाटा तो याद नहीं है, वहाँ तो मैंने अपने हिसाब से लिया था क्या डाटा था, लेकिन है वैसा ही सवाल। और मैंने ऐसा सवाल आपको बेसिक में जब कराया तो मैंने क्या बताया था, ये जो ऊपर वाले हैं इन सब का एलसीएम ले लो। एक्चुअली में कुछ और नहीं है, ये 3a 4b के बराबर है, 4b 5c के बराबर है। मुझे तो पता नहीं है किस के बराबर है, तो मैंने k माना था वहाँ पे, k नहीं माना तो 1 माना, लेकिन 1 भी नहीं माना तो मैंने बोला था तीनों का एलसीएम ले लो, 5 4 20, 23 60, तो तीनों को 60 के बराबर मान लो। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए, अब ये क्या हो गया, 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c इज इक्वल टू 60 के बराबर है। इसका मतलब 3a भी अपना 60 के बराबर होगा, 4b भी अपना 60 के बराबर होगा, और 5c भी अपना 60 के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो 3a उसके नीचे चल जाएगा, तो 60 के नीचे जब जाएगा तो डिवाइड करेगा, 3a की वैल्यू कितनी आएगी 20, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब डायरेक्ट फाइंड करो भाई, 4b है, 4b को अगर मैं 60 के बराबर रखूँगा तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, क्योंकि 15 4 60 होता है। अब यहाँ पे 5c के बराबर रखूँगा 60 को, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, क्योंकि 12 5 60 होता है। तो ये क्या अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में है अपने, बिल्कुल सिंप्लीफाइड, अब किसी से कट ही नहीं रहा, क्योंकि 3 से ये दोनों तो कट रहे हैं लेकिन 3 से ये नहीं कट रहा, तो 20/15/12 ही आ जाएगा अपना a/b/c। तो अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इफ़ a/b, आई थिंक ये रिपीट हो गया क्या, चलो फाइंड करते हैं। a/b अपना दे रखा है 2/3, 2/3, और b/c दे रखा है अपना 6/8। तो मुझे फाइंड करना है a/b/c। देखो a/b से तो मैं फाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि सारे ऑप्शन में देखो 2/3 2/3, बस इसमें नहीं दे रखा। a/b अपना 2/3 होना चाहिए, मुझे a/b/c फाइंड करना है, इसका मतलब a/b तो 2/3 ही होना चाहिए। इस वाले में तो है नहीं, ऑप्शन सी तो गलत हो गया, इन सब में तो 2/3 दे रखा है। तो अब मैं b/c चेक करूँगा, 6/8 या फिर
2 3 6, 2 4 8, मतलब 3:4 आना चाहिए B/C वाले में, मतलब सेकंड और थर्ड वाले में। तो 3:4 इसमें नहीं दे रखा, 3:4 केवल ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यहाँ पे नहीं दे रखा। यहाँ तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1:2 है ये, तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं इसी से। इफ 3/5p is equal to 7/9q is equal to 4/5r, then what is the value of p, q and r respectively। मतलब यहाँ पे रेशो फाइंड करना है, वैल्यू नहीं रेशो। देखो ऐसा सवाल भी मैंने आपको बेसिक बताया था, इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले ये क्लास 3 बोला था। अगर आपने क्लास 1 क्लास 2 नहीं लिया तो आप उनको पहले देखो, क्योंकि उनमें मैंने वो सारे कंसेप्ट पढ़ाए हैं जिन पे ये अगले के 30 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप सबसे पहले उनको देखो अगर नहीं देखा तो। और वैसे मैं यहाँ पे समझा भी इतने ईजी तरीके से रहा हूँ कि अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो मैंने सारे कंसेप्ट पढ़ाए हैं वो एकदम सीक्वेंस में पढ़ाया है और एक नोट्स के फॉर्म में पढ़ाया, तो आप उसको पहले जाके देखो। 30 30 40 40 मिनट की है, ज़्यादा लेंथ भी नहीं मैं बढ़ा रहा वीडियोस की। तो यहाँ पे देखो 3/5 पी दे रखा है, फिर 7/9 क्यू दे रखा है, फिर 4/5 आर। मुझे P/Q/R फाइंड करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या फाइंड करूँगा। देखो एक्चुअली में मुझे क्या होता है, ये नीचे वाला हटाना होता है, नीचे वाला हटाना होता है तभी मेरा रेशो आएगा। तो ये हटाने के लिए मैं क्या करूँगा बताओ। ये हटाने के लिए जैसे अभी तक क्या था, अगर ये P/5 इज इक्वल टू Q/9 इज इक्वल टू यहाँ पे R/5 है। अगर ये चीज़ ऐसे रहता तो मैं इसको सपोज 1 के बराबर मान लेता। पहले तो मैं K मानता था, लेकिन K तो रेशो में सब कट ही जाता है ना। यहाँ पे क्या आता, 5 के आता, फिर 9 के आता। अगर मैं इन सब की एक एक बार इक्वल रखता तो नहीं आ रहा समझ में। देखो यहाँ पे देखो, अभी ये 3 को भूल जाओ, 3 ऊपर है, 7 ऊपर है, 4 ऊपर है, भूल जाओ। अभी एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। यहाँ पे P/5 है इज इक्वल टू Q/9 है इज इक्वल टू R/5 है। अब मैंने इसको सपोज K के बराबर मान लिया, तो P/5 की वैल्यू भी K के बराबर होगी, Q/9 की वैल्यू भी K के बराबर होगी, R/5 की वैल्यू भी K के बराबर होगी। तो मैं एक एक को बराबर रखूँगा, मन में रखूँगा। तो यहाँ अगर मैं P/5 को K के बराबर रखूँगा तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की आ जाएगी। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ऐसे ले लो। ठीक है, एक डायरेक्ट रेशो लेते हैं, P और Q और यहाँ पे R। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की आ जाएगी। और यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 की आ जाएगी। और यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 की आ जाएगी। 5 की है ना, हाँ 5 की है। तो यहाँ से K तो कट ही जाएगा, तो 5:9:5 ही आ गया। तो यहाँ पे K लेना ही क्यों है, जब K कट ही जाएगा तो 1 के बराबर ले लो। इसका मतलब अगर ऊपर मेरा कोफिशिएंट 1 1 रहता तब तो मेरा डायरेक्ट ये नीचे वाला ही रेशो होता है। तो नीचे वाले रेशो से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जब ऊपर, अगर मैं यहाँ पे सपोज अब डायरेक्ट लिख देता हूँ जो क्वेश्चन में था, जो कि 3 था, यहाँ 7 था, यहाँ 4 था। अभी रेशो क्या आया, जब यहाँ पे 1 1 था तब मेरा रेशो आया 5:9:5, मतलब ये डायरेक्ट आ गया रेशो। लेकिन जब मैंने अब अगर मैं इसको बराबर करूँगा तो अब ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे P/5 को जब मैंने K के बराबर रखा तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आई, 5 की आई है। लेकिन अब ये 3P/5 है, इसका मतलब ये 3P इज इक्वल टू 5K। इसका मतलब P की वैल्यू अब कितनी आएगी, 5K/3। K तो सब में कट गया, इसका मतलब अब आएगी 5 की, P की वैल्यू 5/3, तो 5/3 आई है। Q की वैल्यू कितनी आएगी, 9/7 आएगी। R की वैल्यू कितनी आएगी, 5/4 आएगी। इसका मतलब क्या है, मुझे 3 7 और 4 को एक्चुअली में गायब करना है। ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना, एक्चुअली में मुझे इसको गायब करना है, तब जाके यहाँ पे जो भी आएगा वो मेरा एज इट इज़ रेशो आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा, मैंने पूरा डिटेल में समझाया है यहाँ पे। ठीक है, और इसके ऊपर भी मैंने एक कंसेप्ट भी समझाया था, क्लास 2 में समझाया था आई थिंक, क्लास 2 में या फिर 1 में, 1 2 में ही देख लेना, दोनों बेसिक क्लास है अपनी। तो 1 2 में समझाया था मैंने यहाँ पे इस तरीके से, बिल्कुल एक एग्जाम्पल लेके, और एक कुछ कॉन्सेप्ट भी समझाया था यहाँ पे। तो कर लेना। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। मुझे क्या गायब करना है, ऊपर वाले को। तो ऊपर वाले का मैं एलसीएम ले लूँगा, 7 4 जो 28 और 28 दिया 84। तो मैं इस पूरे इक्वेशन की यहाँ पे 84 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब जब मैं 84 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1/84 का, इसका मतलब यही है ना, तीनों में मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब 3/5 पी की भी 1/84 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये 3 से 84 जाएगा 28 बार में, तो 28 पंजे 140, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। आई होप आपको भाई
3 से ये 84 चल जाएगा 8 28 बार में, 28 पंजे 140। इसका मतलब ये पी नहीं, यहाँ नहीं था, ये पी यहाँ था, ऊपर था, तो पी की नीचे क्या आ जाएगा 140। 7 से कितने बार में जाएगा, 12 बार में, 12 नहीं में 108, यहाँ पे 108 आ जाएगा। 4 से कितने बार में जाएगा ये बताओ, 21 बार में, 21 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आ जाएगा। इसका मतलब अब ये आ गया, अब ऊपर का सारा हट गया, 1 1 1 वो हो गया, क्योंकि 84 को सबने काट दिया और सब खत्म हो गए उसमें। अब अगर मैं इसको 1 के बराबर रखूँगा तो डायरेक्ट यही रेशो आ जाएगी, पी रेशो क्यू रेशो आर, 140 रेशो 108 रेशो 105, और एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको समझाया, तब मैंने 5 से 6 7 मिनट लिए, लेकिन जब आप खुद करोगे ना तो इस सवाल को आप मैक्सिमम 40 50 या फिर 1 मिनट मैक्सिमम सेकेंड, मतलब मैक्सिमम मिनट आपका टाइम लग जाएगा 1 मिनट। ठीक है, तो कितना कम लग रहा है ये देखो, है ना, मतलब आप कम से कम 1 मिनट में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, जो एकदम जो मतलब वो वाला बच्चा भी होगा, जो एवरेज बच्चा भी होगा, है ना। हालांकि अब इतने अच्छे ट्रिक्स पढ़ के वो एवरेज बच्चा नहीं रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, एकदम डिटेल से मैंने बताया, प्लीज़ मेरे मेहनत पे पानी मत फेरना, समझ लेना, इसको समझ जाओ, बहुत ही ईजी तरीके से समझाया है। और अगर ये भी नहीं समझ पाया तो फिर आपकी जो दिमाग है वो थोड़ा भी लेवल कम है, बढ़ाओ थोड़ा सा मैथ वैथ करके, थोड़ा सा कॉम्प्लान पियो। अब यहाँ देखो ए रेशो बी दे रखा है 2:3, बी माइनस ए की वैल्यू दे रखी है 28, तो मुझे ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे ए रेशो बी 2:3 है, ए और बी की डिफरेंस की वैल्यू मुझे यहाँ पे दे रखी है 28, है ना। ए और बी मतलब बी में से अगर मैं ए माइनस कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैं बी में से ए माइनस करूँगा तो एक, और इसी एक की वैल्यू दे रखी है 28। भाई यहाँ पे बी माइनस ए तो दे रखा है, अगर मैं यहाँ बी माइनस ए करूँ तो एक आ रहा है, एक की वैल्यू दे रखी है 28, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 28। मुझे फाइंड करना है बी प्लस ए, बी प्लस ए कितना होगा, ए प्लस बी दे रखा है 2:3, तो यहाँ से आ जाएगा बी प्लस ए, बी प्लस ए मतलब 5 यूनिट, तो मुझे 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अगर एक की वैल्यू 28 है तो 5 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं 28 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 28 पंजे 140, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सवाल भी कुछ नहीं था इस सवाल में, बस आपको समझना था सोचने का तरीका, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ एल रेशो एम रेशो एल प्लस एम प्लस एन 2772 है, एल रेशो एम प्लस एन 5:13 है, एन रेशो एल प्लस एम अपना 4:7 है, तो मुझे एम की वैल्यू बतानी है। देखो ऐसा सवाल भी मैंने आपको करवाया था, वो ए रेशो बी प्लस सी लेके, फिर बी रेशो सी प्लस ए लेके, फिर सी रेशो ए प्लस बी लेके, तो वही वाला सवाल है यहाँ पे। एक्चुअली में देखो इन दोनों सवाल में आपको सोचना रहता है कॉमन क्या चीज़ है यहाँ पे, यहाँ चीज़ क्या है कॉमन जिससे मैं सोच सकूँ, दोनों को जोड़ सकूँ, दोनों के बीच में एक बंधन बांध सकूँ दोनों को। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना तो यहाँ पर भी एल प्लस एम प्लस एन कर सकता हूँ, यहाँ पर भी एल प्लस एम, यहाँ पर भी एल प्लस एम प्लस एन कर सकता हूँ। इसका मतलब तीनों जगह तीन एल एम एन तीनों जगह तीनों ही है, और उन दोनों का कोफिशिएंट, तीनों का कोफिशिएंट 1 1 ही है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ और यहाँ पे प्लस करूँ, दोनों जगह बराबर आना चाहिए। यहाँ पे 13 और 5 18 आ रहा है, यहाँ पे 7 4 11, ये तो गलत बात है, दोनों जगह बराबर आना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह मैं एक ही नंबर को प्लस कर रहा हूँ, एल प्लस एम प्लस एन, यहाँ पर भी एल प्लस एम प्लस एन। तो मैं दोनों को सेम बनाने की कोशिश करूँगा। सेम बनाने की कोशिश करने के लिए दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 18 × 11। इसका मतलब मैं इस वाले को 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस वाले को 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अब देखो दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। इसका मतलब अब जब मैं दोनों का सम करूंगा यहाँ पे तो बराबर आएगा। तो यहाँ से एल और यहाँ पे एम प्लस एन है, इस वाले को मैंने दोनों बराबर बनाने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 11 से। तो मैं यहाँ पे अलग अलग फाइंड करने के लिए 11 की 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55, और 13 की अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 143 आ जाएगी। और यहाँ पर मैंने इक्वल बनाने के लिए इसकी 18 से मल्टीप्लाई करी है, तो यहाँ से n अपॉन एल प्लस एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा था 4:7, तो 18 4 जो 72, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72, और m एल प्लस एम की वैल्यू कितनी आएगी 18 7, यहाँ पे बताओ कितना होगा 126। तो यहाँ पे एल प्लस एम कितनी आ जाएगी 126। टोटल तो मेरे पास कितना आया था, टोटल एल प्लस एम प्लस एन, और यहाँ पर भी एल प्लस एम प्लस एन कितना आया था 198 आया था। और मुझे फाइंड करना है एम की वैल्यू। भाई टोटल मेरे पास एल प्लस एम प्लस एन आया था 98, 198, जब मैंने यहाँ पे किया था एलसीएम लेके दोनों का, जब मैंने दोनों को बराबर बनाया, 18 की 11 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे 11 की 18 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 198 तो आएगा 198। तो 198 इसका मतलब बराबर है एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू। अगर मुझे एल की वैल्यू पता चल गई, एम की वैल्यू पता चल गई, तो मैं डेफिनेटली
यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। l की वैल्यू रख दो 55 और m की वैल्यू मुझे फाइंड करनी, n की वैल्यू रख दो 72। अगर मैं इन दोनों को प्लस करके उधर भेज दूँ तो m की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, जो कि कितना आएगा 7 5 12 और ये 5 2 7। इसका मतलब अगर मैं इसमें 127 घटा दूँ तो मुझे m की वैल्यू मिल जाएगी, तो कि कितना आएगा 8 में से 7 गया 1, 9 में से 2 गया कितना आएगा अपना यहाँ पे बताओ, 9 में से 2 के यहाँ पे 7 आएगा, तो इसका मतलब 71 आ रहा है। तो m की वैल्यू 71 आ रही है। तो 71 का मल्टीपल भी मैं चेक कर सकता हूँ। एक्चुअली में ये रेशो आया है टोटल, देखो 198 है, ये l प्लस एम प्लस एन की वैल्यू आई है, रेशो में आई है। इसी 198 की वैल्यू मुझे दे रखी है यहाँ पे 2772, क्योंकि यहाँ पे रियल वैल्यू दे रखी है। तो इसी 198 की वैल्यू यहाँ पे कितनी बार है 2772, कितने गुना है ये बताओ। देखो अगर मैं इसको 200 माइनस 2 मानूँ, 200 माइनस 2 मानूँ, मुझे 200 से 27 के आसपास पहुंचना है। तो कितने बार में जाऊंगा 13 बार में, लगभग 14 बार में तो 28 हो जाएगा। तो ज़्यादा तो मैं सोचता नहीं, मुझे कम ही सोचना है, और मुझे और भी कम ही सोचना पड़ेगा। 198 चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मैं 13 बार मल्टीप्लाई करूँगा। और एक बार यूनिट डिजिट मैच कर लेता हूँ। अगर मैं इस 198 की 13 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 3 जा 24, लास्ट में 4 आना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये 13 से मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा। आप एक बार ऐसे ही कर लो, 198 की अगर मैं इसकी 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे 792 आ रहा है। और फिर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 से ज़्यादा ही आएगा। किससे मल्टी अगर मुझे 8 से, अगर मुझे यहाँ 8 से 2 पे जाना है तो या तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, या फिर 8 9 जो 7 9 से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब 14, तो 1 1 और 4 इसका मतलब ये इसका 14 गुना है, 14 गुना है। मुझे m की वैल्यू कितनी मिली थी रेशो में 71, तो 71 की मैं 14 गुना कर दूंगा तो कितना आएगा 14 वन जो 14, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और एक हासिल आ जाएगा। 14 7 जो 98 994, तो 994 अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। आप 71 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, है ना। ये तो मैंने पूरा आपको फाइंड करवा के दिखाया किस तरीके से 198 की वैल्यू इधर रखी यहाँ पे, इसका कितने बार मल्टीपल है, तो उसका आप 71 से वैल्यू जो आई थी एम का रेशो उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। आप डायरेक्टली 71 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। देखो अगर आप इसको 71 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, और बाकी उसमें क्या है, मेरे को चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। क्या अगर चारों ऑप्शन 71 के मल्टीपल मिल गए, अलग अलग वैल्यू दे रखी है भले ही, तो फिर मेरे को पूरा चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारा बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये आप होमवर्क करना, है ना। अगले यहाँ पे हमारे 4 5 क्वेश्चन बच गए हैं। वीडियो की लेंथ यहाँ पे 40 मिनट। एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे लैपटॉप में इतना स्टोरेज है नहीं, तो मैं 40 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ ना, 40 50 45 मिनट की, 50 मिनट की, तो वो सेव होकर 40 मिनट की ही रह जाती है, उसमें से आधा अपने आप कट जाता है। स्टोरेज नहीं है ना इतना, तो मुझे इतना ही वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आगे जो बाकी के क्वेश्चन हैं ये 40 तक पहुँच ही गया है, तो आगे बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियोस में करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल अभी थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा अगली वीडियो यहाँ पे बना के। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में अपनी पीडीएफ में रहेंगी, वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लो, और इसकी एक बार जो होमवर्क क्वेश्चन एक तरीके से मान लो, ये जो 4 5 क्वेश्चन है इनको आप एज अ होमवर्क क्वेश्चन मान के सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं अगले क्लास में इन सभी को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा तो आपको पास नोटिफिकेशन चल जाएगी, तो आप तुरंत उस वीडियो को देख लोगे और एक कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि बाकी हमारे रह गए थे। कुछ और नए क्या, यही वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर और नए क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, कंसिस्टेंसी से आप अपनी मेहनत करते रहिए, और आपकी मेहनत अच्छी चलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।